चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स हेडिंग लिखो आप लोग, स्टैटिस्टिक्स। ओके, बिगिन करते हैं। शुरू में देखो, जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा ये आपके क्लास 9 के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है? तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुन लो, समझ लो एक बार, और फिर अपन आगे बात करें। तो लेट अस स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स। हाँ, सम बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आता है कि पूरे चैप्टर के अंदर में ओवरऑल 3 प्रकार का डेटा होता है। 3 प्रकार का क्या होता है बताओ? डेटा। तीनों प्रकार का पहले नाम सुन लो। एक टाइप होता है रॉ डेटा, दूसरा टाइप क्या होता है बताओ? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे बताओ? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा होता है ग्रुप्ड डेटा, या आप इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है? तीनों नाम एक बार फटाफट बताओ फिर से। रॉ डेटा, फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन तीनों में क्या फर्क है ये मैं आपको थोड़ा समझाने का ट्राई करूं, ठीक है? सपोज करो किसी दिन बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम बारिश वारिश हो रहा था, ठीक है? और इस क्लास में सिर्फ 5 ही स्टूडेंट आया क्लास करने के लिए। उस 5 स्टूडेंट का पता नहीं, मान लो ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस वोटिस कुछ आ जाए कि आपके पास में जितना बच्चा आता है आप सबका वजन नाप नाप के हम लोग को बताइए, ताकि हम चेक कर सके कि इंडिया में कितना आदमी कुपोषित है, माल न्यूट्रिशन, ठीक है? वो चेक करने के लिए। तो मान लो 5 ही बच्चा है, वहां पे एक मशीन लगा दिया मैंने कि जैसे कोई घुसेगा वहां पे वजन आ जाएगा, मैं नोट डाउन कर लूंगा। तो 5 बच्चा का वजन ले लिया। अब वो वजन जो है वो जब मैं गवर्नमेंट को भेजूंगा तो उसका कोई टेबल वेबल बनाए क्या फायदा? तो उसको मैं कैसे फॉर्मेट में भेजूंगा? सोचो ऐसे कि 5 बच्चा आया, कॉमा कॉमा देख के एक का वजन 54, एक का 59, एक का 55 एंड सो ऑन। 5 बच्चा का 5 वेट, बात खत्म, ठीक है? तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन से अगर मैं मान लो कि डेटा को फॉरवर्ड करता हूं या रिकॉर्ड करता हूं, तो उस टाइप का रिकॉर्डेड डेटा को हम क्या बोलेंगे? रॉ डेटा। कि जो मेरे को मिला बस कॉमा कॉमा देख के मैंने भी उसको चिपका दी। क्लियर मेरे ख्याल में? अब सपोज करो कि किसी दिन क्लास में आता है 60 स्टूडेंट, 60, ठीक है? 60 स्टूडेंट्स का डेटा मैं ऐसे कॉमा कॉमा दे के अगर लिखता रहूंगा, विल इट बी फिजिबल? नहीं। अच्छा, ऐसा भी नेसेसरी नहीं कि 60 स्टूडेंट का जो वेट है वो एग्जैक्टली एकदम अलग अलग। ऐसा भी हो सकता है कि 50 किलो का 4 बच्चा हो, ऐसा भी हो सकता है कि 55 किलो का 10 बच्चा हो। आ रहा बात समझ? तो उस टाइप के सिचुएशन में जब मेरा डेटा का क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा ठीक है, जो जो रिपीटेड वेट्स है ना उन सारे को मैं बस एक बार ही लिखूंगा, ठीक है? और इस टाइप से मैं कुछ डेटा अरेंज करूंगा। एक बार आप इसको ईयर वगैरह मत सोचना, ठीक है ना? आप ऐसा सोचो कि ये वेट है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका वेट उतना रहा हो, ठीक है? तो मान लो कि मेरे को 15 किलो का 2 बच्चा मिला। एक बार इमेजिन करो, ऐसा मत सोचो कि सब क्लास 10 में ही पढ़ता है, कोई क्लास 1 2 वाला भी हो सकता है। मान लो कि ऐसे कोई सेमिनार वेमिनार करा रहे हैं हम लोग और बोले कि सब एवरीबडी इनवाइटेड फ्रॉम क्लास 1 to 10, ठीक है? मान लो यार 15 किलो का मेरे को 2 बच्चा मिला, ठीक है? तो उसको लिखने का मेरे पास में तरीका 2 है। अगर मैं रॉ डेटा के फॉर्मेट में लिखना चाहूं ना, आई शुड राइट 15,15 और आई कैन मेक अ टेबल एंड आई विल राइट 15 वंस कि 15 किलो मिला है मेरे को। कितने लोग का मिला? 2 लोग का मिला, सो आई विल राइट 2 बिलो इट। मैं बात समझ? यहां पर 15 जो है वो है मेरे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और यहां पर मेरा वेरिएबल क्या है? वेट ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स का वेट चेक कर रहा हूं। तो मेरे वेरिएबल का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर? 15। और ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है ना, इसको मैथ्स के या स्टैटिस्टिक्स के भाषा में हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपके रिकॉर्डेड डेटा के अंदर में ये वाला वैल्यू कितने बारी आया होगा। तो यदि मैंने 15 के नीचे 2 लिखा है, दैट मीन्स कि ये वाला डेटा, ये वाला वैल्यू कितने बारी आया होगा? 2 बारी आया होगा। क्लियर मेरे ख्याल में? और इसको यदि आप रॉ डेटा के फॉर्मेट में लिखते हो तो आप क्या लिखते बताओ? 15,15। और अगर आप अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो 15,15 मत लिखो, 15 के नीचे 2 लिख दो। सिमिलरली मान लो कि 5 बच्चों का वेट मेरे को 16 मिला, तो इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता था। रॉ डेटा अगर लिखता तो मैं क्या लिखता बताओ? 16,16,16,16 कितने बार? 5 बार। और दूसरा तरीका हो सकता है कि 16 उसके नीचे 5 लिख दो। तीसरा है 17 मेरे को मिला 9 बार। इसको लिखने का फिर से 2 तरीका। अगर रॉ प्रेजेंटेशन चाहिए तो 17,17,17 9 टाइम्स। और दूसरा शॉर्ट वे में ऐसे लिख सकते हैं कि एक बार 17 मेंशन कर दिया, नीचे 9 मेंशन कर दिया, दैट मींस कि ये वाला एंट्री मेरे को कितने बार मिला होगा? 9 बार मिला। आया बात समझ? नेक्स्ट आता है 18 मान लो कि मेरे को 4 लोगों का वेट 18 मिला। नेक्स्ट मेरे को 19 3 लोगों के लिए मिला और 20 मेरे को 2 लोगों के लिए मिला। अब इसी चीज को यदि मैं रॉ फॉर्मेट में लिखता तो एक बार मैं और डिस्कस करूंगा कि वो डेटा देखने में कैसा होता बताओ? 15,15 2 बार, 16,16,16 5 बार, 17,17,17 9 बार, फिर 18,18,18 4 बार, फिर 19,19,19 3 बार, और फिर 20,20 2 बार। इस तरीके से लिखता। लेकिन वो डेटा जो है वो देखने में थोड़ा सा कियोटिक, क्लमजी होता, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ एंट्रीज है इस बार मेरे पास।
इसीलिए उससे ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन ये वाला है। और इसमें मैंने क्या किया कि जो सेम वैल्यूज बार बार रिपीटेड हैं उनको बस एक बार लिखा और कौन कितने बार रिपीटेड है ये उसके नीचे फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में मेंशन कर दिया। नहीं आया समझ? क्लियर है पक्का? चल सकते हैं। अब सपोज करो कि ऐसा कुछ हुआ, मान लो कि दुर्गा पूजा ही चल रहा था, एक पंडाल था, वहां पे मान लो कि मुझे वॉलंटियर बना दिया गया कि बोले जितना भी आदमी आपका पंडाल का पूजा देखने आए सबका आप क्या कि वजन नापते रहिए। अब वहां पे मान लो कि 6000 आदमी आए, ठीक है। अब सबका वेट मान लो कि मैं अगर इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट करूं वो भी बकवास है, ये वाला भी मेरे ख्याल में फेल हो जाएगा। तो इस बार बेटर वे क्या होगा डेटा प्रेजेंट करने का कि मैं काम करूंगा कि ऐसे इंडिविजुअल वेट्स को नहीं नापूंगा, मैं बोलूंगा कि 0 से लेके 10 केजी के बीच में जितना लोग घुसा मेरे पंडाल में सबको यहाँ काउंटिंग करके, 10 से लेके 20 केजी के बीच में जितना लोग घुसा मेरे पंडाल में उसका यहाँ काउंटिंग हो जाएगा, 20 से लेके 30 केजी के बीच में जितना लोग घुसा मेरे पंडाल में उसका काउंटिंग यहाँ, 30 से 40 का यहाँ, 40 से 50 का यहाँ और 50 से 60 का यहाँ। तो इस तरीके से मैं अगर अपने डेटा को प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना, तो उसको बोला जाएगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ग्रुप्ड डेटा। इसके अंदर में ऊपर ये जो कैटेगरी आप बनाते हो इस कैटेगरी को बोला जाता है क्लास इंटरवल। क्या बोला जाता है बताओ? क्लास इंटरवल। ये अपने आप में टू बी ऑनेस्ट दो तरीके का हो सकता है, 0 से 10 और फिर 10 से 20, मतलब यहां जिस पे खत्म होगा वहीं से ये वाला स्टार्ट हो, ठीक है। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि 0 से 9 और फिर यहां पे मिलेगा आपको 10 से 20। अगर 0 से 10 और 10 से 20 10 आपको दो जगह दिखाई दे तो जहां पर वो लेफ्ट में प्लेस्ड होगा वहां पर वो काउंट होगा। कहने का मतलब अगर 0 से 10 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर 10 से 20 लिखा हुआ है, बट अगर कोई 10 केजी का आदमी है उसको मैं यहाँ काउंट नहीं करूँ, उसको मैं यहाँ पे काउंट करूँ। ये थोड़ा हाथी के दांत जैसा है, दिखाने का कुछ और है और काम करने का कुछ और है। यहाँ लिखा हुआ 0 से 10 लेकिन एक्चुअली यहाँ पर काउंट होगा 0 से 9 तक। आया बात समझ? यहाँ लिखा हुआ है 10 से 20 बट एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक काउंट होगा? नहीं 10 होगा इसमें और 10 से लेके 19 तक जाएगा। यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक होगा? 20 से 29। यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक होगा? 30 से 39। यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक होगा? 40 से 49। यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक होगा? 50 से 59। अब ऐसा क्यों हो रहा है देखो, क्योंकि अगर आप 10 को दोनों जगह अलाउ करते हो ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक 10 केजी का बंदा आ गया कोई और आप उसको यहाँ काउंट करोगे कि यहाँ काउंट करोगे, कोई आदमी यहाँ कर लेगा, कोई आदमी यहाँ कर लेगा। तो इसीलिए पहले से एक प्रोटोकॉल बना के छोड़ दिए कि इस टाइप का अगर आपका क्लास इंटरवल होगा तो इस वाले नंबर को आपको वहां काउंट नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं डिटेल में बोलता हूँ। 0 से 10 और फिर 10 से 20 अगर है तो 0 से 10 को भी क्लास इंटरवल बोला जाएगा और 10 से 20 को भी क्या बोला जाएगा? क्लास इंटरवल। अब इसके अंदर में जो छोटा वाला नंबर है, जैसे 0 से 10 के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो छोटे नंबर को आप बोलोगे लोअर लिमिट। क्या बोलोगे बताओ? लोअर लिमिट। बड़े नंबर को आप क्या बोलोगे? अपर लिमिट। अब अगर पहले क्लास का अपर लिमिट और उसके नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट सेम है, ठीक है ना, तो आप इसमें मतलब जहां पे वो एज अपर लिमिट आया है वहां उसको काउंट नहीं करो, उसको कहां काउंट करोगे आप? जहां वो एज लोअर लिमिट आया है। क्लियर मेरे ख्याल, ठीक है। और इस टाइप के क्लास इंटरवल के डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। इस चीज को अपन अगले स्लाइड में देखें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल। एक इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंटिन्यूअस, इस टाइप का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो। और दूसरा अगर मान लो कि 0 से 9 फिर 10 से 19, 20 से 29 इस टाइप से दिया हुआ तो उसको क्या बोलोगे आप? डिसकंटिन्यूअस। इसमें 10 को कहां काउंट करना है? फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले? सेकंड वाले। फर्स्ट वाले में काउंट नहीं होगा। इसमें 10 को कहां काउंट करना है? सेकंड वाले में। इसमें भी 9 को कहां काउंट करोगे? इसमें फर्स्ट वाले में। इसमें भी 9 को कहां पे काउंट करोगे? फर्स्ट वाले में। इसमें लेकिन क्या है कि अपर लिमिट को आप छोड़ नहीं रहे हो, बेसिकली मैं बोलना वो चाहता हूं। इसमें लेकिन आप अपर लिमिट को छोड़ दो, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? इसमें सिंस आप सारे इंडिविजुअल क्लास इंटरवल के अंदर में अपर लिमिट वाले वैल्यू को इंक्लूड करोगे कि एक्सक्लूड करोगे? बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो। इस टाइप के प्रेजेंटेशन के अंदर में सारा जो अपर लिमिट वाला वैल्यूज है वो अपने अपने क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड होगा कि एक्सक्लूडेड होगा? एक्सक्लूडेड होगा। इसीलिए इस वाले फॉर्मेट को कभी कभी बोल देते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्या बोल देते हैं बताओ? एक्सक्लूसिव फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म या फिर एक्सक्लूसिव फॉर्म। और इसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म या फिर इंक्लूसिव फॉर्म, क्योंकि सारा अपर लिमिट इसमें अपने अपने क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड होगा। क्लियर मेरे ख्याल में? अब बताओ मेरे को डेटा कितने टाइप का? क्या क्या? रॉ डेटा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर सिंपली ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा किसको बोलोगे? जिसमें क्लास इंटरवल का यूज हो, जिसमें क्लास इंटरवल का यूज होगा। क्लास इंटरवल कितने टाइप का हो सकता है? दो। क्या क्या? कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का एक और नाम एक्सक्लूसिव फॉर्म, डिसकंटिन्यूअस का एक और नाम इंक्लूसिव फॉर्म। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? अब देखो, वैसे तो हम सारा चीज जो भी आगे पढ़ेंगे दैट वी विल स्टडी फॉर raw data also, ungrouped frequency distribution also and grouped data also.
लेकिन क्लास 10 के सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में सिर्फ ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकाला जाएगा, मीडियन कैसे निकाला जाएगा और मोड कैसे निकाला जाएगा, यही आपका सिलेबस। रॉ डेटा का मीन मीडियन मोड और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा का मीन मीडियन मोड, ये सारा का सारा क्लास 9 का सिलेबस था। फिर भी हम एक बार पढ़ के छोड़ेंगे क्योंकि पता नहीं कि एक दो एमसीक्यू अगर आ गया तो आ ही जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन मेनली आपके क्लास 10 के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रीटमेंट है, ग्रुप डेटा, ठीक है। चले आगे यहां से, ओके। आगे देखो ये चीज तो समझ में आ गई, कंटिन्यूअस किसको कहना है, डिसकंटिन्यूअस किसको कहना है। कंटिन्यूअस का दूसरा नाम एक्सक्लूसिव, क्योंकि अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, और इसका दूसरा नाम इंक्लूसिव, क्योंकि अपर लिमिट को इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके बाद में आता है कि आगे चल के हम जो भी फॉर्मूला वगैरह जो भी अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे ना, वो सारा का सारा एक्चुअली क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस पे ही एप्लीकेबल होगा। मान लो कि मैं आपको मीन का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, वो फॉर्मूला आप डिसकंटिन्यूअस पे नहीं लगा सकते। मान लो कि मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, वो आप डिसकंटिन्यूअस पे नहीं लगा सकते। मान लो कि मैं आपको मोड का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, वो आप डिसकंटिन्यूअस पे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जो भी कोई डिसकंटिन्यूअस का टेबल अगर आपको दे भी देता है तो इसका कुछ कर तो पाओगे नहीं आप। तो आपको सबसे पहले ये सीखना होगा मेरे से डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस कैसे बनाना है, ठीक है। अब इसमें 99.99% क्वेश्चंस में आप एक सिंपल थम्स रूल याद रख सकते हो कि सारे लोअर लिमिट में से आप 0.5 माइनस कर दो और सारे अपर लिमिट में आप 0.5 ऐड कर दो। आया बात समझ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये एक्चुअल रूल नहीं। एक्चुअल रूल क्या है वो भी सुन के रख लो। आपको किसी दो कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और लोअर लिमिट में गैप देखना है, दो कंसेक्यूटिव। जैसे सपोज करो कि फर्स्ट क्लास इंटरवल क्या है, जोर से बताओ, 10 to 19। सेकंड क्लास इंटरवल क्या है, 20 to 29। फर्स्ट वाले का अपर लिमिट क्या है, अपर, देखो ये चीज में मैं दिखा देता हूं। अपर मतलब होता है बड़ा वाला नंबर और लोअर मतलब होता है छोटा वाला नंबर। अब चलो बताओ मेरे को, इसका अपर लिमिट क्या है, इसका लोअर लिमिट क्या है, कितने का गैप, उसका आधा कितना हो, 0.5। इसीलिए इसमें द ट्रिक विल वर्क कि आप 0.5 सारे लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करो और 0.5 सारे अपर लिमिट में क्या करो, ऐड करो। सपोज करो सवाल ऐसा होता कि यहां पर रहता 10 to 18 और यहां पर फिर भी स्टार्ट होता 20 to 28, तो गैप कितने का होता, 2 का। उस टाइम पर उस गैप का हाफ कितना होता, तो 1 आप सारे लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करते और सारे अपर लिमिट में ऐड करते। आया बात समझ। तो ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करना है नहीं करना है दैट विल डिपेंड कि गैप कितने का है, ठीक है। जनरली बट वट एवर क्वेश्चन यू विल फेस, हर बार आप देखोगे गैप 1 यूनिट का ही है, इसीलिए 0.5 से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर गैप ज्यादा का हुआ तो फिर आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना है अपने आइडिया। चले आगे, ओके। इसके बाद में है आपके एक और नया टर्म क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। जैसे ये नाम सजेस्ट कर रहा है मिड वैल्यू, बीच वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो मिड वैल्यू का मतलब होता है क्लास मार्क और मिड वैल्यू इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये तो उसका फॉर्मूला हो गया। और बाकी कॉमन सेंस का अगर मैं बात करूं तो जैसे ये क्लास इंटरवल कहां से कहां तक इंडिकेट कर रहा है बताओ, 0 to 10। इसका मिडिल मोस्ट पॉइंट चाहिए मेरे को 5, और वो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा बताओ, बी लाउड, कितना आएगा बताओ, 5। 10 से 20 का बीच वाला पोजीशन 15, ठीक है। कैसे आएगा, 10 + 20/2। फिर 20 से 30 का बीच वाला पोजीशन 25, कैसे आएगा, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2। तो वो उसका फॉर्मूला हो गया। बाकी मिड वैल्यू या क्लास मार्क का अंडरस्टैंडिंग ये है कि किसी भी क्लास इंटरवल का एकदम मिडिल मोस्ट पोजीशन, किसी भी क्लास इंटरवल का एकदम मिडिल मोस्ट पोजीशन। और फॉर्मूला क्या है इसका बताओ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके बाद में एक और चीज आता है, ये इसका एग्जांपल देख लो आप क्लास मार्क का। ये रहा बहुत सारा क्लास इंटरवल और ये रहा सबका रिस्पेक्टिव क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। अभी क्लास मार्क या मिड वैल्यू के लिए भी मैं एक और ट्रिक आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जैसे एक का तो आप सपोज करें कि फॉर्मूला लगा के निकाल दो, ठीक है ना। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बताओ, 5। तो 5 आ गया आपका आंसर। फिर आपको देखना है कि इन दोनों नंबर के बीच में गैप कितने का है बताओ, 10 यूनिट्स का। एंड जितना भी सवाल आप फेस करेंगे क्लास 10 में, उसमें यू विल फाइंड कि अगर इन दोनों में 10 यूनिट्स का गैप है तो इनका भी 10, इनका भी 10, इनका भी 10, इनका भी 10, सबका 10 10 10 10 ही रहेगा, ठीक है। और ये जो 10 यूनिट का गैप है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, इसको मैथ्स में हम कहते हैं क्लास साइज। क्या कहते हैं बताओ, क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ। और ये ओवरऑल हर क्लास इंटरवल के लिए सेम टू सेम होता है। जैसे फर्स्ट वाले में अगर 10 है तो बाकी सारे में भी कितना कितना रहेगा बताओ, 10 10 रहेगा। अब क्लास मार्क का एक ट्रिक ये है कि किसी एक का तो आप सोच के निकाल लो और बाकी जो भी आपका क्लास साइज है ना वो आप बार बार ऐड करते जाओ, ठीक है। जैसे पहले का तो आपने फॉर्मूला लगा लिया 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना है आपका 5। अगले वाले के लिए इन दोनों में जो गैप है कितने का है, 10 का। आप इसमें 10 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 15। फिर से 10 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 25।
फिर से 10 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 35। तो ज्यादा मेहनत नहीं करना, एक को आप मेहनत करके निकालो और बाकी को आप ट्रिक से निकालो, ठीक है। और इन दोनों में जो गैप होगा उस गैप को क्या बोलोगे आप, क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ। रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा, ओके। बाकी इसको भी देखो फिर से, फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स क्लास विड्थ इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे इसका क्लास विड्थ बताओ 10, 10 माइनस 0, इसका कैसे आ रहा है 20 माइनस 10, इसका 10 कैसे आ रहा है 20 माइनस 30, ये कर, सॉरी 30 माइनस 20, करेक्ट। क्लियर मेरे ख्याल में याद, ओके। सो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिंबल, इसका नाम है सिग्मा। क्या पढ़ते हैं बताओ, सिग्मा। सिग्मा या मैथ्स में ज्यादातर टाइम हम इसको समेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, समेशन, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है वो चीज को थोड़ा समझते हैं। देखो फर्स्ट वाले को मत पढ़ना, आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ना मैं सिखा देता हूं, पढ़ना मेरे साथ, बोलो समेशन एक्सआई, एक्सआई, एक बार और बोलो समेशन एक्सआई, ये सिग्मा एक्सआई, सिग्मा एक्सआई ज्यादा बेटर, लेकिन वही पहला वाला है। क्या बोलोगे बताओ, समेशन एक्सआई। अब इसका मीनिंग पढ़ो क्या दिया, सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ एक्सआई कॉलम। अब ये अभी आपके लिए मतलब काला अक्षर भैंस बराबर टाइप हो सकता है, काला से लिखा हुआ भी है, थोड़ी देर में मैं इसको ठीक करता हूं आपके लिए, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का व्हाटएवर क्वेश्चन यू सॉल्व, हर एक क्वेश्चन के अंदर में आपको कुछ ना कुछ टेबल वेबल बनाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन, ठीक है। इन एवरी क्वेश्चन यू आर सपोज टू प्रिपेयर अ टेबल। फिर क्या है कि जिस सिंबल के ऊपर में, जिस वेरिएबल के ऊपर में वो समेशन डाला हुआ है ना, सरप्राइजिंगली यू विल फाइंड कि आपके टेबल के अंदर में उस सिंबल का खुद का कोई ना कोई कॉलम एग्जिस्ट करेगा, उस सिंबल का खुद का कोई ना कोई क्या एग्जिस्ट करेगा बताओ, कॉलम एग्जिस्ट करेगा। समेशन एक्सआई का मतलब है कि एक्सआई के कॉलम में जो जो नंबर आया है ना, उन सारे नंबर का सम टोटल। आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन, आप हर बार ये समेशन सिंबल कोई ना कोई वेरिएबल पे चिपका हुआ देखें, ठीक है ना। जिस वेरिएबल पे भी वो चिपका हुआ रहेगा, सरप्राइजिंगली सिंस आप सारा क्वेश्चन को टेबल बना के ही सॉल्व करोगे, उस सिंबल का खुद का कोई ना कोई कॉलम एग्जिस्ट करेगा उस टेबल के अंदर, ठीक है। और जिस पे ये समेशन का सिंबल चिपकाया हुआ है, उस वेरिएबल के कॉलम में जितना भी नंबर आया होगा, उन सारे नंबर का सम टोटल इसका आंसर, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ देखो, समेशन एक्सआई मींस सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ एक्सआई कॉलम। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। मान लो कि इस टाइप का कोई क्लास इंटरवल का कलेक्शन है मेरे पास, इन सारे का आप एक बार के लिए क्लास मार्क निकालिए, और एक्सआई का हमारे लिए मतलब होगा हमेशा क्लास मार्क। क्या मतलब होगा बताओ, क्लास मार्क। विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप्ड डेटा एक्सआई विल ऑलवेज मीन क्लास मार्क, एक्सआई विल ऑलवेज मीन क्लास मार्क। सो ये हो गया मेरा क्लास इंटरवल। मान लो कि सोल्यूशन करते करते मेरे को मिड वैल्यू या क्लास मार्क का एक कॉलम बनाना पड़ा, तो इसका क्लास मार्क क्या होगा 5, इसका क्लास मार्क कितना होगा 15, इसका कितना होगा 25 एंड सो ऑन। और इस टेबल के रिस्पेक्ट में अगर कोई मेरे से पूछे कि समेशन एक्सआई क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि क्लास मार्क वाले कॉलम में जो जो नंबर आया है ना, उन सारे नंबर का सम टोटल। अब आप देखो यहाँ पर एक्सआई वाले कॉलम में बताओ पहला एंट्री क्या आया 5, तो 5, अगला एंट्री कितना आया बताओ 15 प्लस 15, नेक्स्ट कितना है 25 प्लस 25, नेक्स्ट कितना है 35 प्लस 35, नेक्स्ट कितना है 45 तो प्लस 45, लास्ट कितना है 55 तो प्लस 55, और इन सबको जोड़ लो कितना आ गया 180। तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे समेशन एक्सआई। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। इसी तरीके से एफ का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब होगा बताओ, फ्रीक्वेंसी। तो समेशन एफ आई का मतलब होगा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टेबल के अंदर में कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा, उस कॉलम में जितना भी नंबर आ रहा होगा उन सारे नंबर का सम टोटल। मतलब जिस चीज पे भी आप ये समेशन का सिंबल लगाते हैं उस लेटर का कॉलम होगा, उस कॉलम में जो जो नंबर आएगा उन सारे नंबर का सम टोटल ही आपका समेशन का आंसर होगा। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा। क्लास इंटरवल पे नहीं लगाएगा वो, एफ आई पे लगाएगा, एक्स आई पे लगाएगा, कभी कभी उसके प्रोडक्ट पे लगाएगा, क्लास इंटरवल पे नहीं लगाएगा। फ्रीक्वेंसी। सपोज करो मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे ये वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं और मैं आपको मान लो कि डेटा ये वाला दिखाऊं, ये सपोज करो कि ये डेटा देखो, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाला लाइन हो गया, तो ये एफ आई का अलग अलग वैल्यू है। इस क्वेश्चन के लिए मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ मेरे को समेशन एफ आई क्या होगा, तो क्या जवाब दे सकते हो बोलो। इस सिचुएशन के लिए इफ आई आस्क यू समेशन एफ आई, सो टेल मी क्या होना चाहिए 5 प्लस 10 प्लस बोलो 20 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5, जोड़ो एक बार कितना आ रहा है 15, 35, फिर 42, 50, 55, 55 है, ये 56, 55 होना चाहिए।
देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? क्लियर है? दिस इज द मीनिंग ऑफ समेशन सिंबल। समेशन का मतलब है कि जिस लेटर पे उसको चिपकाया है उस लेटर का जो भी वैल्यूज ये कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है उन सारे वैल्यूज का सम टोटल। ठीक है यहां तक सब कुछ? चलें आगे फिर। ओके सो इसके साथ में बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल में पूरा खत्म आप लोग का। अब यहां से मेन चीज सब शुरू होता है। मेन चीज आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है मीन, एक पढ़ना है मीडियन, एक पढ़ना है मोड। इन सारे को कलेक्टिवली एक साथ हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कोई अगर आपसे पूछ ले कि बताओ 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए मीन मीडियन मोड। कोई आपसे पूछे कि मीन मीडियन मोड क्या है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है? कोई पूछे कि मीन मीडियन मोड क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मीन मीडियन मोड। दीज आर 3 थिंग्स व्हिच वी आर सपोज्ड टू नो हाउ टू फाइंड। ठीक है? और हम लोगों को क्लास 10 में किसके लिए फाइंड करना है, ग्रुप डेटा के लिए। किसके लिए फाइंड करना है, ग्रुप डेटा के लिए। बट मैं आपको सिखाऊंगा तीनों के लिए, रॉ के लिए भी सिखाऊंगा, अनग्रुप्ड के लिए भी सिखाऊंगा और ग्रुप्ड के लिए भी सिखाऊंगा। चलो आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मीन। मीन आपका मेन टॉपिक है, लिख लो हेडिंग आप लोग, मीन। तो देखो एक बार मैं फिर पूछूंगा डेटा कितने टाइप का था बताओ? 3 टाइप का। क्या क्या? रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। हम एक एक करके मीन कैसे निकाला जाता है वो तीनों के लिए समझे। ठीक है? तो सबसे पहले आप देखो कि मैं आपको रॉ डेटा का मीन समझाता हूं। रॉ डेटा में क्या होता है कि आपके पास में बहुत सारा वैल्यूज रहेगा कॉमा कॉमा देके, और आपको अगर इन सारे का क्या चाहिए, मीन चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है कि एक्स बार इज इक्वल्स टू सारे वैल्यूज का सम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि मीन का जो खुद का सिंबल है वो आप अभी के बाद में याद रखना। मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द सिंबल x और उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ मीन। ठीक है? और रॉ डेटा के लिए व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज द फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस गिवन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मान लो कि इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, बताओ मेरे को कैसे सॉल्व करूंगा इसको? सारा का सम क्या क्या है बताओ नंबर? अच्छा एक तो सबसे पहले इसका सिंबल क्या होगा, आर दिस। हमको फाइंड, अच्छा मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं। फाइंड मीन, ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ, मीन का सिंबल क्या होगा, एक्स के ऊपर डैश या एक्स बार पढ़ो इसको। हाँ, एक्स बार इज इक्वल टू, बोलो क्या आना चाहिए, 54 प्लस 59 प्लस 55 और बोलो 53 73 प्लस 49 प्लस 58 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 9। ये आपको सॉल्व करना। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? क्लियर है मेरे ख्याल? ओके, आंसर क्या आना चाहिए? ठीक है, सॉल्व करने पे हाँ नहीं 55.1। देखो तरीका समझ में आया कि नहीं है? अब इस तरीके से जरूरी नहीं कि 9 ही ऑब्जर्वेशन हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है? लेकिन अगर इस तरीके से कॉमा कॉमा कुछ वैल्यूज दिया हुआ है और अल्टीमेटली उसका मीन पूछा हुआ आपसे, तो दिस इज द वे फॉरवर्ड। ऐसे करना है आपको। एक्स बार क्या है फिर से बताओ? मीन का सिंबल, मीन का सिंबल। चले आगे। ओके, तो ये हो गया रॉ डेटा। रॉ डेटा के बाद में आता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मैं पहले आपको एग्जांपल ही समझा देता हूं और फिर हम फॉर्मूला पे थोड़ा सा बात करेंगे। बोल, चलो बात करते हैं हम लोग किस पे, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकलेगा उस बात। एक्स आई जो सिंबल है, कंफ्यूज मत होना आप लोग, एक्स आई जो सिंबल है उसका 2 कॉन्टेक्स्ट है। अगर सपोज करो कि यू आर टॉकिंग अबाउट अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तब जो डेटा का खुद का वैल्यू होगा उसका सिंबल है एक्स आई। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप्ड डेटा देन एक्स आई मीन्स मिड वैल्यू। फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने बात को। When we are talking of ungrouped data, ungrouped frequency distribution वाला टाइप का डेटा, ऐसा डेटा बिना क्लास इंटरवल वाला लेकिन फ्रीक्वेंसी है इसमें, उस टाइप के डेटा में xi का मतलब होगा जो भी वेरिएबल का वैल्यू दे रखा है, दिस इज कॉल्ड xi। ठीक है, दिस इज कॉल्ड xi। ठीक, लेकिन यही xi का मीनिंग ग्रुप्ड डेटा के केस में क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू। करेक्ट। आप देखो जब हम मिड वैल्यू पढ़ रहे थे, देख रहे हो आप कि मिड वैल्यू को हमने किससे क्लास मार्क को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, xi से। तो ग्रुप्ड डेटा के कॉन्टेक्स्ट में xi का मतलब क्या होगा, क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। लेकिन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में xi का मतलब क्या होगा, डेटा का वैल्यू। चलेगा यहाँ तक? फ्रीक्वेंसी का सिंबल यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे fi। क्या बोलेंगे बताओ, fi। अब यहाँ पर मीन निकालने का तरीका ये होता है कि वैल्यू
इंटू इट्स फ्रीक्वेंसी प्लस वैल्यू इंटू इट्स फ्रीक्वेंसी प्लस वैल्यू इंटू इट्स फ्रीक्वेंसी प्लस डॉट 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 सारे पेयर के लिए। ठीक है, बताओ मेरे को देखने में कैसा होगा ये। 15 इंटू 2 प्लस बोलो क्या 16 इंटू 5 प्लस बोलो क्या 17 इंटू 9 प्लस बोलो क्या 18 इंटू 4 प्लस बोलो क्या 19 इंटू 3 प्लस बोलो क्या 20 इंटू 2। और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि नीचे वाले रो का आप सम टोटल कर लो। ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या है कि 15 केजी का 2 बच्चा होगा, तो यहाँ बच्चा कितना है 2, यहाँ ऐसा कितना बच्चा है 5। तो टोटल बच्चा यदि पूछूंगा तो वही नीचे वाले नंबर को ऐड करोगे ना। टोटल बच्चा कितना हो जाएगा बताओ 2 प्लस नहीं 25 मत बोलो मैं बेहोश हो जाऊंगा। 2 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस, देखो आया समझ के नहीं आया समझ। नीचे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आना चाहिए था, और सिंपल वर्ड्स में बोलो तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बच्चा आना चाहिए था। तो टोटल बच्चा तो नीचे के लाइन का सम टोटल करके मिलेगा मेरे को। आया समझ के नहीं आया समझ थोड़ा पूरा। अब मैं इससे फॉर्मूला पे जाने का ट्राई करूँ, घबराना मत आप लोग। ये किसका सम टोटल किया हुआ था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड उसका सिंबल क्या होता है FI। तो एक्चुअली डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूं तो आई कैन से कि मैंने समेशन FI लिया है। आया समझ की चीज, फ्रीक्वेंसी को ही तो जोड़ा है, और जोड़ने का शॉर्टकट क्या होता है सिंबल के हिसाब से समेशन। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली समेशन FI। आई थिंक यू गॉट इट। ऊपर क्या लिखा हुआ बताओ, ऊपर क्या चीज को आपने ऐड किया। एक बार मैं फिर पूछता हूं, समेशन FI का लॉजिक समझ में आया। फॉर्मूला तो है कि पेयर वाइज प्रोडक्ट उन सारे का सम डिवाइडेड बाय नीचे वाले लाइन के सारे एंट्रीज का सम, ये फॉर्मूला है। अब मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला रटवाना नहीं चाहता, थोड़ा फील कराना चाहता हूं कि यहां से वहां कैसे जाया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपने क्या किया, सारे फ्रीक्वेंसी में आने वाले नंबर्स को ऐड किया है। इजीली इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो सकता है, समेशन FI। ऊपर आपने किसको ऐड किया बताओ, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं। FI को ऐड किया है, XI को ऐड किया है, कि FI XI के प्रोडक्ट को ऐड किया है। एक बार एकदम कॉन्शियसली अच्छे से चूज करो, वैसे राइट हो आप लोग। FI को किया है, XI को किया है, कि FI XI के प्रोडक्ट को किया है, FI XI के प्रोडक्ट को किया है। सही कह रहा हूं मैं। तो इसीलिए मैं ऊपर क्या लिखूंगा पता है, ऊपर मैं लिखूंगा समेशन FI इंटू XI, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखने का तरीका वो होता है, अप्लाई करने का तरीका ये होता है। ठीक है, फिर से रिपीट करूं कि हो जाएगा पक्का। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे सबसे ट्रिकी आदमी है XI। ठीक है ना, XI का 2 अंडरस्टैंडिंग है। पहला अंडरस्टैंडिंग अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग ग्रुप्ड डेटा के केसेस में। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में XI का मतलब क्या होगा बताओ, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। और ग्रुप्ड डेटा में XI का मतलब क्या होगा, मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क। मेरे साथ रिपीट करूं, अनग्रुप्ड में XI का मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। 3 बार बोलो, XI का मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, फिर बोलो XI का मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। लेकिन इसी XI का मतलब ग्रुप्ड डेटा के केस में क्या होगा, मिड वैल्यू। ग्रुप्ड डेटा के केस में क्या होगा, मिड वैल्यू। ग्रुप्ड डेटा के केस में क्या होगा, मिड वैल्यू। कितना अंडरस्टैंडिंग खत्म हम लोग का, 2। कौन सा, रॉ डेटा खत्म, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा खत्म। क्लियर मेरे ख्याल में। अब हम बात करेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किस पे बात करेंगे बताओ, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। यहां से आप लिख सकते, लिखो फॉर ग्रुप्ड डेटा। अच्छा, एक और छोटा सा चीज मैं बोल लेता हूं बस, इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन ये आपका आंसर है क्या, इसको सॉल्व कर पूरा के कुछ आंसर आएगा, जो आएगा वो अपना फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा लिखो, फॉर ग्रुप्ड डेटा देयर आर 3 methods, there are 3 methods to find mean. There are 3 methods to find mean. Number 1, direct method. Number 1, direct method. Number 2, assumed mean method. Number 2, assumed mean method. And number 3, step deviation method. Number 3, step deviation method. Step deviation method. Step deviation method. ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमको समझ में आ गया कि मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा का 3 तरीका है निकालने का, एक है डायरेक्ट, एक है अज्यूम्ड मीन और तीसरा क्या है, स्टेप डेविएशन। सबसे पहले डायरेक्ट पे बात करते हैं। डायरेक्ट बहुत सिंपल है, देखो 2 स्टेप है सिर्फ। पहला स्टेप होगा कि आपको दिए हुए क्वेश्चन में से जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास में, उसके हेल्प से आपको 4 कॉलम का टेबल बनाना है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4। ऐसे 1 2 3 4 लिखना नहीं है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक बार लिखा है। फर्स्ट कॉलम में क्या डाला हुआ बताओ, थोड़ा जोर जोर से बताओ। क्लास इंटरवल। सेकंड वाले में क्या है, क्लास। थर्ड वाले में क्या है, फ्रीक्वेंसी। फोर्थ वाले में क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई में देखो, क्लास मार्क का मतलब होगा एक्स आई और फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा एफ आई। एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब होगा इन दोनों का कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? रिपीट करूंगी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं फिर यहां से। तो पहला स्टेप है आपका कि 4 कॉलम का टेबल बनाना है। फर्स्ट कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ क्लास इंटरवल, सेकेंड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ क्लास मार्क या एक्स आई, थर्ड कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी या एफ आई एंड फोर्थ कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ एफ आई का और एक्स आई का प्रोडक्ट पेयर वाइज। ठीक है, और फिर आपको फॉर्मूला वापस अप्लाई करना है कि मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। मैंने क्या समझाया था कि समेशन का मतलब क्या होगा कि हमारे सोल्यूशन में एक टेबल होगा, जिस लेटर पे या जिस वेरिएबल पे समेशन लगाया हुआ है उसका हमारे पास में क्या होगा, कॉलम। ठीक है ना, और उस कॉलम में जितना नंबर जितना एंट्री आएगा उन सारे एंट्री का हमको क्या करना है, सम टोटल। यानी कि समेशन एफ आई एक्स आई मुझे कैसे मिलेगा बताओ, कि एफ आई एक्स आई वाले कॉलम में जो जो लिखा हुआ होगा ना उन सारे नंबर का सम करके मेरे को ये मिल जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई। और समेशन एफ आई कैसे मिलेगा, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जो भी नंबर्स आया होगा उन सारे नंबर का टोटल करके, ये सम करके। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? तो इस कॉलम का सम टोटल एफ आई एक्स आई और इस कॉलम का सम टोटल समेशन एफ आई, उन दोनों का आंसर यहाँ ऊपर और नीचे बिठा दो, सॉल्व करो, जो आएगा वो आपका आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? हाँ, अनग्रुप्ड वाले में भी मतलब फॉर्मूला देखने में इसी के जैसा होता है, लेकिन वहां पे एक्स आई का मीनिंग अलग होता है और यहाँ पर एक्स आई का मीनिंग अलग होता है। इसीलिए मैंने पहले ही बोले कंफ्यूज मत हुआ। ठीक है, एक बार फिर पूछ लेता हूँ, अनग्रुप्ड में एक्स आई का मतलब क्या बताऊं, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो डायरेक्टली दिया रहेगा। और ग्रुप डेटा में एक्स आई का मतलब क्या है, मिड वैल्यू जो हमको खुद से निकालना पड़ेगा। क्लियर मेरे ख्याल में? अब इसको कॉपी मत करो, आप सीधा इस चीज को यहाँ अप्लाई करने का ट्राई करो। ठीक है, मैं 5 मिनट समय देता हूं आप लोगों को, खुद से आप टेबल प्रिपेयर करो। पहला क्वेश्चन चलो मेरे साथ ही करो, सेकंड वाले क्वेश्चन में आप लोग खुद से ट्राई करो। एक बार सब लोग पेन वेन छोड़ के अच्छे से देखो, मैं कॉपी करने के लिए टाइम दे दूंगा। हाँ, आप एक चीज याद रखना, जितना कॉलम आपको चाहिए उससे एक कम आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर। कितना कॉलम चाहिए आपको, 4, वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करोगे 3। ठीक है, जितना कॉलम चाहिए उससे एक कम आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर। हाँ, आने दो, करेंगे बात, धीरे धीरे चलो बढ़ता रहता है। तो 1 2 और ये हो गया 3। देखो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखो आप ऑटोमेटिकली 4 कॉलम आ गए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम। ठीक है, अभी आपको रोज कितना चाहिए उसको थोड़ा समझने का ट्राई करना। एक लाइन आपको चाहिए नाम लिखने के लिए कि ये क्लास इंटरवल है, ये मिड वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये एफ आई एक्स आई है। और बाकी आपको सारा का सारा क्लास इंटरवल एकोमोडेट करने के लिए उतना रो चाहिए। तो आप काउंट करो क्लास इंटरवल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक आपको नाम लिखने के लिए लाइन चाहिए होगा तो 8। अब 8 रो अगर आपको चाहिए तो वापस से लाइन आपको ड्रॉ करना है 7। जितना रो चाहिए उससे एक कम लाइन और जितना कॉलम चाहिए उससे एक कम वर्टिकल लाइन। नहीं उसको बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमको हॉरिजॉन्टल लाइन कितना चाहिए होगा बताओ, 7। एक लाइन, 2 लाइन, 3 4 5 6 7। अच्छा, अब एक बार सब लोग पेन वेन छोड़ के बोर्ड पर देखो। फर्स्ट लाइन में ये फर्स्ट रो में व्हाट शुड आई फिल, क्या डालूं? नाम लिखना है मेरे को, बताओ एक बार। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, क्लास इंटरवल। इस वाले में क्लास मार्क ब्रैकेट में उसका सिंबल लिख देता हूं एक्स आई, फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सिंबल ही छोड़ देता हूँ एफ आई। आप लेकिन पूरा पूरा लिखना, फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में एफ आई। हाँ, और यहाँ पर एक्स आई एफ आई। ठीक है, ये एफ आई एक्स आई जो भी बोलो आप, एफ आई एक्स आई ज्यादा बेटर रहेगा, एफ आई इंटू एक्स।
बात वैसे एक ही। हाँ, अभी इस वाले में आप फटाफट क्या डालोगे, देखो 10 से 20 नेक्स्ट, 20 से 30 नेक्स्ट, 30 से 40 नेक्स्ट, 40 से 50 नेक्स्ट, 50 से 60 नेक्स्ट, 60 से 70 नेक्स्ट, 70 से 80। यहां पर थोड़ा सोच सोच के पहला वाला एंट्री क्या होगा, 10-20 का एवरेज, तो 10 + 20 अपॉन 2 मेरे ख्याल में 15, 30/2। इनका गैप कितने का है, 10। तो सब में माथा नहीं लगाऊंगा, 10-10 ऐड करता जाऊंगा। पहला 15 है तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा बताओ, 25 नेक्स्ट, 35 नेक्स्ट, 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 लास्ट 70। ये आपका आंसर हो गया। FI आपको खुद निकालना होगा कि सवाल में ही दिया हुआ है, दिया हुआ है मेरे ख्याल में। बोलो क्या हो जाएगा, पहला एंट्री क्या होगा 6, फिर 8, फिर 13, फिर कितना 7, 3, 2 और 1। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, नहीं सेम होगा, सेम आपके लेवल पे सेम। डन मेरे ख्याल में यहां तक। इसके आगे देखो क्या होगा, इन लोग दोनों का प्रोडक्ट चाहिए आपको। एक बार सब लोग थोड़ा पेन छोड़ के देख लो इस चीज को। पहला FI/XI का एंट्री आप किन दोनों के प्रोडक्ट से निकालोगे, फर्स्ट लाइन आप देख लो, फर्स्ट रो, उसके अंदर में देखो कि FI क्या आ रखा है 6, XI क्या रखा है 15। तो यहां जो आप फिल करोगे ना वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो, कितना आ जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 90। फिर नेक्स्ट वाले में 25 × 8 कितना 200। नेक्स्ट वाले में 35 × 13 4 पक्का। बाकी लोग थोड़ा वेरीफाई भी कर लो, 455। अगला वाला T15 शेयर, फिर उसके बाद वाला 165, उसके बाद वाला 130, 30 शेयर नहीं, और उसके बाद वाला 75। एक बार इन सारे का सम टोटल निकालो तो कितना है, हाँ 1430 करेक्ट। अच्छा यहाँ एक बार थोड़ा सा देखो, ये जो मैंने पूरा फिल किया है यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है पक्का। अभी जब इसका टोटल आप करोगे ना, जिसका आंसर ऑब्वियसली कितना आ रहा हम लोग का 1430, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, समीशन FI/XI, ये इसका वैल्यू, और इसका जो सम टोटल करोगे FI वाले वो क्या होगा टेक्निकली आपका समीशन FI, और क्या आंसर आएगा इसका 40। ये हो गया आपका टेबल वाला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, कर लो यहां तक, कॉपी कर लो फटाफट। देखो यहां इसके आगे देखो, अब आप फिर से एक बार रिकॉल करके मुझे बताओ थोड़ा सा कि मीन का फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट मेथड के लिए, समेशन FI/XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। इसको आप कैसे लिखोगे, देखो आप बोलोगे कि मीन इज इक्वल्स टू, सिंबल यूज कर लेना x बार, इज इक्वल्स टू यू कैन से व्हाट, समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI। दोनों का वैल्यू, इसका भी और इसका भी आपको टेबल से मिल जाएगा। ऊपर वाले का वैल्यू 1430 और नीचे वाले का वैल्यू 40, 0 1, और इनको डिवाइड करके आंसर आता है शायद से 35.7। ये आपका आंसर 75। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, रिपीट करना है कि हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो, अज्यूम्ड मीन मेथड। हाँ तो हेडिंग लिखे आप लोग एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। हाँ एग्जाम में मेंशन करके आता है कि ये वाला मेथड से निकाल, बताओ इसको। देखो इसका भी बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है, 3 स्टेप है इसके अंदर में, तीनों स्टेप को थोड़ा समझिए। ठीक है ना, फर्स्ट वाले में आप कितने कॉलम के टेबल से स्टार्ट कर रहे थे 4। जैसे जैसे आप नए मेथड पे जाएंगे आपका एक एक कॉलम बढ़ता जाएगा। डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम था, एज्यूम्ड मीन मेथड में 5 कॉलम। कितना कॉलम होगा बताओ, 5 कॉलम। कुछ कॉलम सेम टू सेम है, कुछ कॉलम नया है, देखते हैं। पहला कॉलम ये, इसमें क्या मसाला डाला हुआ है बोलो, जोर से बोलो, क्लास इंटरवल, ये सेम सेम। सेकेंड वाला क्लास मार्क, ठीक है ना, ये इसी का मिड वैल्यू निकाल लोगे। थर्ड वाला फ्रीक्वेंसी, यहां तक सब कुछ सेम है, जैसा पिछले बार था वैसा ही इस बार भी। फिर एक नया सामान आता है जिसको हम कहते हैं DI, एंड DI इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पर XI माइनस E। DI इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है XI माइनस E। XI का मतलब हो गया क्लास, XI का मतलब क्या हो गया क्लास। तो इस लाइन का जो भी यहां वाला एंट्री होगा वो इसका XI हो जाएगा।
सेकेंड लाइन का जो भी यहाँ वाला एंट्री होगा वो उसका XI हो जाएगा, थर्ड लाइन का जो भी यहाँ वाला एंट्री होगा वो उसका XI हो जाएगा। तो यहाँ का जो XI है वो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। फिर एक आदमी आता है E, क्या नाम है इसका, E, और A का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर एज्यूम्ड मीन। क्या फुल फॉर्म होता है बताओ, एज्यूम्ड मीन। A कहाँ मिलेगा, ये बहुत क्रिटिकल है समझना। A आपको मिलेगा इसी कॉलम के अंदर, A आपको मिलेगा इसी कॉलम के अंदर। कहाँ मिलेगा, कौन होगा A, तो उसका आइडिया है कि इस कॉलम का जो सबसे मिडिल मोस्ट पोजीशन पे आया होगा, सबसे मिडिल मोस्ट पोजीशन पे आया होगा, उसी आदमी को हम मान लेंगे कि ये हमारा ए है। जैसे अगर मान लो कि 3 ही एंट्री है तो सेकंड पोजीशन पर जो भी नंबर होगा ना उसको मैं ए मान लूं। आया बात समझ, मैं आता हूं उस पर। 3 है तो सेकंड वाले को मानूंगा, अगर 4 है तो मैं सेकंड वाले को भी मान सकता हूं, मैं थर्ड वाले को भी मान सकता हूं। दोनों का आंसर अलग अलग आएगा स्टूडेंट्स का, लेकिन दोनों को करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। अगर 5 एंट्री हो तो मैं किसको मानूंगा, थर्ड वाले को। और थर्ड वाला कैसे, वो भी बहुत सिंपल है, 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 2.5। अब 2.5 तो कोई ढंग का नंबर हुआ नहीं, तो 2.5 के बाद वाला पोजीशन कौन होगा 3, तो थर्ड पोजीशन आपका हो जाएगा। लेकिन अगर 6 एंट्री हो तो 6 का हाफ कितना होता है 3, तो आप थर्ड पोजीशन वाला को ले सकते हो, और थर्ड के बाद कौन आता है 4, उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर 7 एंट्री हो तो 7 का आधा 3.5, उसके बाद वाला ढंग का नंबर 4, तो फोर्थ एंट्री को आप ले सकते हो। और अगर 8 हुआ तो 8 का आधा 4, फोर्थ को ले लो चाहे फिफ्थ को ले लो, ठीक है ना। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो कैपिटल ए आपको कहां पे मिलेगा, क्लास मार्क वाले कॉलम के मिडिल मोस्ट पोजीशन पे। फिर बोलता हूं, क्लास मार्क वाले कॉलम के मिडिल मोस्ट पोजीशन पे। अब आप लोग बोलो कहां मिलेगा ये, क्लास मार्क वाले कॉलम के मिडिल मोस्ट पोजीशन पे। रिपीट करो, क्लास मार्क वाले कॉलम के मिडिल मोस्ट पोजीशन पे। एक बार और बोलो, क्लास मार्क वाले कॉलम के मिडिल मोस्ट पोजीशन पे। अगर मान लो कि 3 ही क्लास इंटरवल है तो 3 ही क्लास मार्क आएगा, वहां पर मिडिल मोस्ट पोजीशन कौन सा होगा, सेकंड वाला, इसीलिए सेकंड वाले को हम ए मान लें। अगर 4 एंट्री होता तो सेकंड वाले को भी ए मान सकते थे, थर्ड वाले को भी ए मान सकते थे। 5 एंट्री होता तो थर्ड वाले को ए मानते, 6 एंट्री होता तो थर्ड वाले को या फिर फोर्थ वाले को, 7 एंट्री होता तो फोर्थ वाले को, 8 एंट्री होता तो फोर्थ या फिफ्थ, 9 एंट्री होता तो फिफ्थ वाले को। ये चीज क्लियर होना चाहिए। और ए हम अपने मन से नहीं लेंगे, हमेशा इसी लॉजिक से लेंगे। क्लियर मेरे ख्याल में। तो ए आपको यहां मिल जाएगा किसी एक लोकेशन पे, और हर लाइन में आपको उसका एक्सआई माइनस चुना हुआ ए, उसका एक्सआई माइनस चुना हुआ ए कर करके यहां फिलअप करना है। डीआई का मतलब होगा उस लाइन का एक्सआई माइनस जिसको आपने ए अज्यूम किया। क्लियर मेरे ख्याल में। उसके बाद में क्या है, देखो अगले स्लाइड में यही बात लिखा हुआ है कि चूज द मिडिल मोस्ट एंट्री ऑफ क्लास मार्क कॉलम एज योर अज्यूम्ड मीन कैपिटल ए एंड फिल द रेस्ट ऑफ द टेबल। अब रेस्ट ऑफ द टेबल में क्या आएगा, देखो एक सेकंड। पहला वाला तो क्लास इंटरवल इजी सा है, फिर क्लास मार्क खुद ही क्रिएट कर लोगे, फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ये वाला थोड़ा ढंग से भरना है। लास्ट टाइम पर यहां आप क्या ले रहे थे, एफ आई एक्स आई, क्या ले रहे थे बताओ, एफ आई एक्स आई। इस बार क्या ले रहे हो, एफ आई डी आई। डी आई आपको यहाँ अवेलेबल रहेगा। एफ आई डी आई करने के बाद देखो थर्ड स्टेप में आता है बस एक छोटा सा फॉर्मूला, समझना इस चीज को। फॉर्मूला है आपका एक्स बार इज इक्वल्स टू, लास्ट टाइम क्या था फॉर्मूला, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। इस बार क्या है फॉर्मूला, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। क्या है फॉर्मूला फिर से बताओ, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ए कौन, हाँ ये वही ए है, ठीक है। ये गलती से यहाँ स्मॉल हो गया, इसको यहाँ होना चाहिए था कैपिटल, ठीक है। एज्यूम मीन जो आपका चुना हुआ था प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। और वापस से समेशन एफ आई डी आई लिखने का मतलब है एफ आई डी आई वाले कॉलम का सम टोटल, और समेशन एफ आई लिखने का मतलब है एफ आई वाले कॉलम का सम टोटल। तो सारा चीज आपको टेबल से मिल जाएगा, फॉर्मूला के फॉर्मेट में बिठा दो, सॉल्व करो, आंसर आ। क्लियर, कर लेते हैं इसको, खत्म हो जाएगा। देखो फटाफट कितने कॉलम के टेबल से स्टार्ट करोगे, 5। आप लोग भी बनाओ, मैं भी बना रहा हूं। 5 कॉलम के लिए लाइन कितना चाहिए होगा, 4। जितना कॉलम चाहिए उससे एक कम लाइन। ठीक है। रो में कितना चाहिए होगा आपको वापस से, नहीं कुछ भी नहीं लिखना। आप लोग बस ये टेबल कैसे फ्रेम होता है ये देखो, एग्जाम में यही डायरेक्टली करना है आप। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना चाहिए मेरे को, मतलब रो चाहिए मेरे को 8, सो लाइन में बनाऊंगा 7। ठीक है, 1 2 3
4 5 6 और आखिरी 7। चलिए फिलअप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले के ऊपर क्या फिलअप करूंगा बोलो, सी आई। नेक्स्ट वाले में क्लास मार्क या सीधा एक्स आई ही लिखता हूं। नेक्स्ट वाले में फ्रीक्वेंसी एफ आई। नेक्स्ट वाले में डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, और लास्ट वाले में एफ आई डी आई। ठीक है, आइए वैल्यूज डालें। तो क्लास इंटरवल में क्या आ जाएगा बताइए, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, फिर 60 to 70 एंड लास्ट वाले में 70 to 80। एक्स आई वाले में क्या आएगा मिड वैल्यू, तो 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। एफ आई वाले में 6, 18, 18 नहीं सॉरी 8, 13, 7, 3, 2 और 1। अच्छा, इसके बाद मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ बोर्ड पर देखो, ये कैसे चूज करोगे। हाउ मेनी एंट्रीज डू यू हैव इन एक्स आई कॉलम, कितना एंट्री है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का आधा 3.5, वो तो कोई ढंग का चीज है नहीं। 3.5 के बगल वाला आदमी 4, तो 1, 2, 3, 4, इसको आई विल टेक एज माई ए। 2 मिनट एक बार रुकना, डी आई का कॉलम का फिलिंग ध्यान से देख लो, फिर आप लोग कॉपी करना स्टार्ट कर देना। हाँ, डी आई के कॉलम में यहां पे फिलअप करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो कि इस लाइन में एक्स आई में कौन आ रहा है 15, तो एक्स आई का मतलब हो जाएगा इस लाइन के लिए 15, और ए का मतलब क्या है 45। दैट मीन्स क्या, हैव टू राइट 15 माइनस 45। चाहो तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा 15 माइनस 45 एज पर दिस फॉर्मूला, एंड आंसर मेरे को क्या मिलेगा बताओ, -30। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में मेरे को क्या फिलअप करना चाहिए बताओ, 25 माइनस 45, और इफेक्टिवली क्या आएगा बताओ, -20। परफेक्ट। नेक्स्ट वाले में इट शुड बी 35 माइनस 45। आप लोग ये वाला पार्ट मत लिखो, हाँ, आप बस एंट्री लिखो, क्या आएगा बताओ, 35 माइनस 45 एंड इफेक्टिवली इट इज -10। नेक्स्ट वाले में सरप्राइजिंगली 45 माइनस 45 ही हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस 45, आंसर विल बी 0। नेक्स्ट वाला 55 माइनस 45 एंड यस करेक्ट 10। नेक्स्ट वाला 65 माइनस 45 20, और लास्ट वाला 75 माइनस 45 इट विल बी 30। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, पक्का। अब लास्ट एफ आई डी आई में हेल्प करो। एफ आई डी आई सोच लो कि कैसे आएगा, जैसे फर्स्ट लाइन के लिए अगर मेरे को फिल करना है तो आई थिंक 6 इंटू -30, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, एफ आई इंटू डी आई का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, -180। नेक्स्ट वाला 8 इंटू -20 तो -160। नेक्स्ट वाला 13 इंटू -10 तो आई थिंक -130। नेक्स्ट वाला 7 इंटू 0 0। नेक्स्ट वाला 3 इंटू 10 30। नेक्स्ट वाला 2 इंटू 20 तो 40, और लास्ट वाला 1 इंटू 30 तो आई थिंक 30। देखो आया समझ के, वो रिस्क मत लो, मतलब आता है जनरली बट बेटर है कि आप वो रिस्क मत मैनुअली करो डीआई वाले पार्ट। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब एक और चीज है जिसको लेके मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना सतर्क रहने के लिए बोलूंगा, अलर्ट रहने के लिए बोलूंगा, देखना यहाँ ध्यान से। ये जो डीआई वाला कॉलम है, जो एंट्रीज है ना, जैसे पिछले बार क्या था, जब फर्स्ट मेथड लगा रहे थे, इट वाज क्वाइट सिंपल, एवरीबॉडी वाज पॉजिटिव, आपको सिंपली सबको ऐड करते जाना था, तो वो बहुत ईजी था। यहाँ वाले में लेकिन क्या समस्या हुआ है, देखो कि कुछ लोग नेगेटिव है और कुछ लोग पॉजिटिव है, तो आप ऐसे लापरवाह होकर आंख बंद करके सबको ऐड नहीं कर सकते, आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। नेगेटिव वैल्यूज को अलग से ऐड करो, पॉजिटिव वैल्यूज को अलग से ऐड करो, और फिर थोड़ा सा कॉन्शियसनेस लगा के फर्दर सॉल्व करो उसको। तो नेगेटिव वैल्यूज का सम टोटल कितना आएगा बताओ, -470, तो -470, और पॉजिटिव वैल्यूज का सम टोटल शायद 100 ना, सही कह रहा हूं। इफेक्टिवली आंसर क्या आएगा बताओ, -370। ये आपको ध्यान से करना, बहुत लोग इसी में ना 570 कर देते हैं, -570 हो जाता है जल्दबाजी में, सेम 35.75। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। अब इसके बाद क्या होगा देखो, तो यहां से जो सम टोटल आपका निकला वो क्या निकला, समीशन एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू -370, दिख रहा है ना ये सबको, -370। फिर से आपको एफ आई का सम टोटल चाहिए होगा,
तो ये लास्ट टाइम की तरह कितना आएगा बताओ 40। ठीक है, अब फॉर्मूला एक बार मेरे को रिमाइंड कराओ क्या था। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन, चलेगा ना। बढ़ो आगे, ए क्या था आपके इस सिचुएशन में 45, तो यहां पर आ जाएगा 45 प्लस व्हाट वाज योर समेशन एफ आई डी आई -370, सो यहां आपको लिखना है -370 और समेशन एफ आई इट इज 40, राइट। तो 0 0 गया और 45 प्लस इंटू माइनस इट विल बिकम माइनस, इट इज 37/4, 45 माइनस दिस शुड बी आई थिंक 9.25, तो सॉल्व करने पे 35.7। सेम क्वेश्चन था पिछले बार भी, इसीलिए पिछले बार जो आंसर आया सेम आंसर इस बार भी आया। मेथड पे आंसर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना।